देखो बच्चों, अभी तक तो इस पूरे कैपेसिटर के चैप्टर में हमने केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को स्टडी किया है, क्योंकि उसी पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन चलो, सबसे लास्ट में हम स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इन दोनों को भी स्टडी कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर को देखते हैं, है ना। देखो, ये कैपेसिटर की है, ये कैपेसिटर की पहली क्लास में मैंने बताया था कि कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल के कोई दो टुकड़े होते हैं, और मैंने क्लियरली बताया था कि कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े अगर दो पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हुए तब तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, और कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़े अगर दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर की फॉर्म में हुए तो फिर इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो चलो, इस स्फेरिकल कैपेसिटर को एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल के दो टुकड़ों की जगह कंडक्टिंग मेटल से बने दो होलो स्फीयर का यूज करते हैं, जिनको कॉन्सेंट्रिक रखते हैं ना। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि कंडक्टिंग मेटल के बने दो होलो स्फीयर हैं, दोनों को कॉन्सेंट्रिक रखा है। चलो, अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a और बाहर वाले स्फीयर की रेडियस b। बस कंडक्टिंग मेटल के बने दो होलो स्फीयर को अगर कॉन्सेंट्रिक रखें तो ये जो सिस्टम बनता है उसी को हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। चलो, अब हमको इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी किसी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है तो उसके लिए वही सेट तरीका होता है। तो क्या करते हैं कि किसी एक टुकड़े को प्लस की और दूसरे को माइनस की चार्ज देते हैं। फिर चार्ज देने पर दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा वो देखेंगे, और फिर वही कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको Q बाय समथिंग की फॉर्म में जमा देंगे। और बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में Q के नीचे जो कुछ भी आएगा उसी को हम कैपेसिटेंस बोल देंगे। बस इसका भी कैपेसिटेंस निकालने का वही तरीका लगाएंगे, है ना। तो चलो, सबसे पहले इन टुकड़ों को प्लस की और माइनस की चार्ज देते हैं। किसी को, है ना, किसी को प्लस की और किसी को भी माइनस की चार्ज दे सकते हैं। फिर भी आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि जो अंदर वाला स्फीयर है इसको प्लस क्यू और बाहर वाले स्फीयर को माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं। अब, है ना, इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू चार्ज दे दिया तो चार्ज के कारण स्फीयर के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके कारण दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। बस अंदर वाले और बाहर वाले स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ ना, तुमको बताओ कि लकीली दोनों होलो स्फीयर हैं, और बताओ दोनों स्फीयर हैं तो इस बार तो दोनों की सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसको फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब कर चुके हैं। चलो, पहले ऐसा करते हैं कि जो अंदर वाला स्फीयर है ना, तो पहले जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी सरफेस पर नेट पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, हमको पता है कि अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल खुद के कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। बताओ, खुद के लिए सरफेस वाला पॉइंट है तो खुद के कारण पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर, तो के क्यू की जगह प्लस क्यू अपन कैपिटल आर, इसकी रेडियस ए, और बाहर वाले के कारण भी होगा। तो इस स्फीयर के लिए अंदर वाला पॉइंट है और स्फीयर के कारण अंदर सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो भी के क्यू अपन कैपिटल आर, मतलब उस स्फीयर की रेडियस। तो के क्यू की जगह माइनस क्यू अपन इस स्फीयर की रेडियस कितनी है बी, तो ये अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल आ गया। ऐसे ही इस बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल देखना है। तो बताओ, बाहर वाले स्फीयर पर भी पोटेंशियल खुद के कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। बताओ, खुद के लिए तो सरफेस वाला पॉइंट है तो खुद के कारण तो पोटेंशियल के क्यू अपन कैपिटल आर उस स्फीयर की रेडियस, तो के क्यू की जगह माइनस क्यू अपन इस स्फीयर की रेडियस कितनी है बी, और इस वाले स्फीयर के कारण भी होगा, है ना। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि छोटे वाले स्फीयर के लिए ये बाहर वाला पॉइंट है ना, तो इस स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट है, और हॉलो स्फीयर के कारण बाहर पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपन स्मॉल आर, मतलब सेंटर से डिस्टेंस, तो के
Q की जगह प्लस Q अपन इसके सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी B, तो बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल आ गया। तो साफ साफ देख सकते हैं ना, साफ साफ देख सकते हैं कि बताओ ये फैक्टर तो दोनों में सेम है ना, बस यही फैक्टर डिफरेंट है। तो इसमें डिनोमिनेटर में स्मॉल है जो कि कम है, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इसके डिनोमिनेटर में स्मॉल भी है जो कि ज्यादा है, तो बाहर वाले पर पोटेंशियल कम होगा, है ना। तो पक्का बोल सकते हैं कि इस बार अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कम होगा। ये तो बेवकूफ टाइप से चेक किया, लेकिन है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो प्रैक्टिकली बोल सकता है कि अंदर वाले स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये हाई पोटेंशियल पर होगा, और बाहर वाले स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दिया है तो वो लो पोटेंशियल पर होगा। मतलब कंफर्म है कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और देखते बताओ कि इन दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V in माइनस V आउट। निकाल सकते हैं ना। पहले V in बताओ, अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल कितना है, KQ अपन A माइनस KQ अपन B माइनस V आउट। तो तब बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, A माइनस Q अपन B प्लस KQ अपन B इतना है। बस सॉल्व कर लेंगे ना। तो तुम खुद बताओ कि सॉल्व करेंगे तो इस माइनस KQ बाई B से ये माइनस KQ बाई की, है ना, इस माइनस KQ बाई B से ये माइनस KQ बाई B कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ अपन A माइनस KQ अपन B। चलो जगह की कमी है इससे डायरेक्ट करा है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, KQ कॉमन आएगा, तो 1 अपन A माइनस 1 अपन B। बताओ इसमें K को खोल करके क्या लिख सकते हैं, 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बस इसको ढंग से ना इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो बताओ दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q K को 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे इनटू कितना आ जाएगा 1 अपन A माइनस 1 अपन B। बस दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया है ना। तो बस पक्का बोल सकते हैं ना कि एक स्फीयर को प्लस की और दूसरे को माइनस की चार्ज दे दिया, चार्ज देंगे तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और तुम बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस Q के प्रोपोर्शनल आ गया या नहीं, आ गया ना। तो मैंने तुमको, ठीक है ना, तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि हर बार दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q के प्रोपोर्शनल जरूर आएगा। बस अब हम क्या करेंगे, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको Q बाई समथिंग की फॉर्म में लिख देंगे, है ना। केवल Q को ऊपर रहने देते हैं, बाकी सारे नमूनों को नीचे ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ नीचे क्या आएगा, एक तो 4 पाई एप्सिलॉन नीचे आएगा, और 1 ओपन A माइनस 1 ओपन B को नीचे ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब 1 ओपन A माइनस 1 ओपन B ये आ गया। बस वही तरीका, एक को प्लस की और दूसरे को माइनस के 4 दे दिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको Q बाई समथिंग की फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने, है ना, मैंने चमका कर बताया था कि बस पोटेंशियल डिफरेंस को Q बाई समथिंग की फॉर्म में लिख देंगे। और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले में Q के नीचे जो कुछ भी आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस C बोलते हैं। बस Q के नीचे क्या आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन अपन 1 अपन A माइनस 1 अपन B। तो Q के नीचे जो भी आएगा उसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन A माइनस 1 अपन B। तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो, ऐसा नहीं तो कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D था, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन 1 ओपन A माइनस 1 ओपन B। देखो बच्चों, अभी तो स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हमने बहुत स्मार्ट तरीके से निकाला है, लेकिन तुम्हारे CBSE या राजस्थान बोर्ड की जो पासबुक है उसमें
इस स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंटीग्रेशन से निकाल रखा है। इसलिए तुम्हारे अगर अपने 12 बोर्ड में अगर इसके कैपेसिटेंस को डिराइव करने को बोला तो तुमको इंटीग्रेशन से डिराइव करना होगा। अगर स्मार्ट तरीके से डिराइव करोगे तो हो सकता है कि वो नंबर काट दे। तो चलो अब इसके कैपेसिटेंस को गधों टाइप से इंटीग्रेशन से डिराइव कर लेते हैं ना। चलो ठीक है। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें कंडक्टिंग मेटल के बने दो स्फीयर हैं जिनको कॉन्सेंट्रिक रखा है। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस b है। फिर कैपेसिटेंस निकालना है तो उसके लिए किसी भी एक स्फीयर को, जैसे अंदर वाले स्फीयर को प्लस क्यू और बाहर वाले स्फीयर को माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं। पता है कि चार्ज देंगे तो उसके कारण दोनों स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उसके कारण दोनों स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। बस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस को स्मार्ट तरीके से निकाल रखा था, लेकिन अपने 12 की जो बुक होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से निकाल रखा होता है ना। बस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले देखते हैं कि दोनों स्फीयर के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। चलो इतना तो ना इतना तो तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि अंदर वाले स्फीयर के भी अंदर वाले पार्ट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बताओ, दोनों होलो स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। तो अंदर वाले स्फीयर के भी अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। उसके बाद सबसे बाहर वाले पार्ट में देखें तो बाहर वाले पार्ट में इस प्लस क्यू वाले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर भगाने वाला, इस माइनस क्यू वाले स्फीयर के कारण उतना ही पास बुलाने वाला। तो हम बोल सकते हैं कि इस बाहर वाले पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो पक्का बोल सकते हैं कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो बताओ बताओ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इन स्फीयर के बीच वाले पार्ट में ही होगा। बस हमको देखना है हमको देखना है कि सेंटर से किसी भी जनरल आर डिस्टेंस पर और इन दोनों स्फीयर के बीच वाला अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो वही देख लेते हैं कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर और दोनों स्फीयर के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो हमको पता है, बताओ अगर बीच में कोई पॉइंट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण होगा ना। तो चलो तुम ठीक है ना, तुम देखते ही बताओ कि जो बड़ा वाला स्फीयर है ना, बताओ जो बड़ा वाला स्फीयर है, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए तो अंदर वाला पॉइंट होगा। और हमको पता है कि होलो स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बताओ ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसके कारण तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बस पक्का है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस बीच वाले पार्ट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल इस अंदर वाले स्फीयर के कारण होगा, है ना। और तुम बताओ ना, तुम बताओ कि जो छोटा वाला स्फीयर है ना, ये जो छोटा वाला स्फीयर है, इस स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली दूर भगाने वाला होगा। और कितना होगा, के क्यू ओपन आर स्क्वायर। ये तो पक्का बोल सकते हैं कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बताओ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन स्फीयर के बीच वाले पार्ट में होगा। और बताओ इन स्फीयर के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कौन सा वैलिड होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर। बस इनके बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन देख लिया। तो अब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं। याद है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया था। बस, है ना, अंदर वाले और बाहर वाले स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब कोई वीबी माइनस वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, ये लगा देंगे, है ना। हमको प्रैक्टिकली पता है ना प्रैक्टिकली पता है कि अंदर वाले स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया है, मतलब अंदर वाला स्फीयर हाई पोटेंशियल पर होगा। और बाहर वाले स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दिया है तो बाहर वाला स्फीयर लो पोटेंशियल पर होगा। तो हमको, है ना, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वी इन माइनस वी आउट निकालना है। तो वी बी की जगह क्या आ जाएगा, वी इन, और वी ए की जगह क्या आ जाएगा, वी आउट। इधर भी
ए की जगह है ना, इधर ए की जगह क्या आएगा, और आउट आएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, आर इन। तो तुम बताओ कि अब पोटेंशियल डिफरेंस का है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vb माइनस Va की जगह V इन माइनस V आउट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर फ्रॉम E की जगह क्या आ जाएगा, R आउट, और B की जगह क्या आ जाएगा, R इन। बस इस बार है ना, इस बार अंदर और बाहर वाले स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये बन जाएगा। चलो अब तो सिंपली वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो अब तो सिंपली वैल्यू रख सकते हैं। तो बताओ V इन माइनस V आउट मतलब अंदर और बाहर वाले स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E। मैंने तुमको है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इस फॉर्मूले में E क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। तुमको अच्छे बताया ना, तुम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस बार E क्या होगा, अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन तो हम निकाल चुके हैं ना, कि अंदर वाले और बाहर वाले स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है, बताओ, के क्यू अपन आर स्क्वायर। इसमें के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी आर। और हमको अच्छे बताए है ना, तो हमको अच्छे बताया कि बीच वाले पार्ट में ना, बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली बाहर की ओर होता है, और ये जो आर वेक्टर है, डी आर वेक्टर है, वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इससे इनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और लिमिट रखते हैं आर आउट से आर इन। तो बताओ है ना, लिमिट आर आउट से आर इन, तो बताओ आर आउट मतलब बाहर वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, बी, और आर इन अंदर वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, ए। बस अब इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि V इन माइनस V आउट क्या होगा, अंदर वाले और बाहर वाले स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको अंदर और बाहर वाले स्फीयर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी बोल सकते हैं, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। बस इंटीग्रेशन के पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो इसमें Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इससे बाहर। और बताओ अंदर कितना आएगा, केवल इंटीग्रेशन डी आर अपन आर स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक, r इक्वल टू बी से r इक्वल टू ए लिखेंगे। चलो अब ढंग से इंटीग्रेशन करते हैं। तो बताओ डी आर ओपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना, ठीक है ना। तो वैसे तो हमको है ना, वैसे तो मैंने डायरेक्ट याद कराया था कि डी आर ओपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 ओपन आर, लेकिन चाहो तो गधोटे से कर भी सकते हो कि आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो आर की पावर -2 डी आर, और इसका इंटीग्रेशन आर की पावर -2 +1 ओपन -2 +1 सॉल्व करेंगे तो -1 ओपन आर। लेकिन मूर्खों टाइप से ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने कई बार बताया था कि डी आर ओपन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 ओपन आर, और लिमिट आर इक्वल टू बी से आर इक्वल टू ए। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो बताओ इस माइनस माइनस को लाद करके फिरने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो तब माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो पहले एक माइनस तो पहले से ही था, और ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, लिमिट रखते हैं। बताओ अपर लिमिट में आर की जगह ए रखेंगे तो 1/a माइनस, लोअर लिमिट में आर की जगह बी रखेंगे तो 1/b। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ये तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस माइनस का प्लस हो गया। फिर बच्चों उधर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ ना, कि सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना आ जाएगा, Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओपन a माइनस 1 ओपन b। बस आराम से बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस Q के प्रोपोर्शनल आ गया है, नहीं आ गया ना। बस अब हम क्या करेंगे, इस बार भी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको Q बाई समथिंग की फॉर्म में जमा देंगे, तो नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनको नीचे ले आएंगे तो 1 ओपन a माइनस 1 ओपन b की फॉर्म में आ गया। बस वही चीज है ना, वही चीज आ गई कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को q बाई समथिंग की फॉर्म में जमा दिया। बस पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में
क्यू के नीचे जो भी आता है उसको कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर हो तो इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन ए माइनस 1 अपन बी। तो अगर तुम्हारे 12 बोर्ड में आ गया तो गधों टाइप से इंटीग्रेशन करके डिराइव करना होगा, लेकिन किसी को 12 का बोर्ड नहीं देना है तो फिर इसको बेसिक कैलकुलेशन से डिराइव करना सबसे सही रहेगा। देखो बच्चों, अभी हमने किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देख लिया और हमको अच्छे याद हो गया कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर हो जिसमें अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस b हो, तो उस केस में उस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन a माइनस 1 अपन b। अब देखो, अब इसमें एक नॉनसेंस टाइप की चीज आती है, उसको देखना। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई बिल्कुल आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर होता है जो बिल्कुल आइसोलेटेड होता है। तो बस इस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो पूछता है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि आर रेडियस का कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और हमको पता है कि कंडक्टिंग स्फीयर तो सॉलिड और होलो दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। हमको पता है कि होता कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो फिर भी जितना भी चार्ज देते हैं वो भाग करके सरफेस पे आ जाता है ना। इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर तो सॉलिड हो फिर भी होलो स्फीयर के टाइप से काम करता है ना। वही मान लेते हैं कि आर रेडियस का कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड हो या होलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर रेडियस का कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जो बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो हमको देखना है कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना है ना। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कैपेसिटर बनाने के लिए, है ना, हमेशा कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट्स होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रिक 2 स्फीयर होने चाहिए, जबकि इस बार तो केवल एक अकेला ही स्फीयर है ना, पता है ना कि कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट या 2 स्फीयर होनी चाहिए, जबकि इस बार तो अकेला एक ही स्फीयर है। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालें वो देखना है ना। तो ध्यान रखना, है ना, इस बार इस बार आइसोलेटेड अकेला एक ही स्फीयर है, दूसरा स्फीयर नहीं है। तो हम महामूर्खों के टाइप से मान लेंगे कि दूसरा स्फीयर r टेंड्स टू इनफिनिट पर है, मतलब भगवान के पास है। तो ये मूर्खता है। ये ध्यान रखना, इस बार आइसोलेटेड एक ही स्फीयर है जबकि कैपेसिटर के लिए दूसरा स्फीयर चाहिए ना। तो दूसरा स्फीयर नहीं है तो हम महामूर्खों टाइप से मान लेंगे कि दूसरा जो है ना कॉन्सेंट्रिक जो दूसरा स्फीयर है वो भगवान के पास है, मतलब r टेंड्स टू इनफिनिट पर है। तो बताओ इस स्फीयर और, है ना, बताओ इस स्फीयर और इनफिनिट के बीच एक नॉनसेंस कैपेसिटर बन गया ना। बस अब इसका कैपेसिटर निकाल सकते हैं। तो हमको पता है इस स्फीयर और इनफिनिट के बीच एक नॉनसेंस कैपेसिटर बन गया तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन 1 ओपन ए माइनस 1 ओपन बी, जहां हमको अच्छे पता है कि ए अंदर वाले स्फीयर की रेडियस, तो अंदर वाले स्फीयर की रेडियस कितनी, कैपिटल आर, और बी बाहर वाले स्फीयर की रेडियस, तो बाहर वाला स्फीयर आर टेंड्स टू इनफिनिट पर है, तो बी बाहर वाले स्फीयर की रेडियस टेंड्स टू इनफिनिट। बताओ बी टेंड्स टू इनफिनिट रखेंगे तो 1 बाय बी 0 और ये आर ऊपर चला जाएगा। तो इससे हम, है ना, इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो आइसोलेटेड कैपेसिटर सॉरी आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ध्यान रखना कि आगे, है ना, ध्यान रखना कि आगे गधों टाइप से इतना डिराइव करने का टाइम नहीं है ना। आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, ठीक है ना। तो आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना कि आर रेडियस का कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो, ये हॉलो या सॉलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई ये, है ना, आर रेडियस का कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो जो बिल्कुल आइसोलेटेड रखा हो, तो डायरेक्ट याद रखना कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और कोई मूर्ख इंसान पूछे कि इसमें दूसरा स्फीयर कहाँ है, तो हम महामूर्खों टाइप से बोल देंगे कि दूसरा स्फीयर r टेंड्स टू इनफिनिट पर है, मतलब भगवान के पास है। तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो r, मतलब इसकी रेडियस के प्रोपोर्शन होता है। मतलब कोई छोटा कंडक्टिंग स्फीयर हो तो रेडियस कम तो कैपेसिटेंस भी कम।
कोई बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर हो तो रेडियस ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। और बताओ जो अर्थ है ना, तुम बताओ कि जो धरती माता है मतलब जो अर्थ है, अर्थ की तो रेडियस बहुत ही ज्यादा है। रेडियस बहुत ही ज्यादा है मतलब मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि अर्थ की रेडियस टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस भी टेंड्स टू इनफाइनाइट है। मतलब अर्थ को भी हम, है ना, अर्थ को भी हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर बोल सकते हैं जहां अर्थ का कैपेसिटेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। ये आगे की क्लासेस में तुम पढ़ते हो यार। यार एक बहुत बड़ा स्फेयर है तो उसकी रेडियस टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो कैपेसिटेंस भी टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अर्थ की सरफेस पर अगर पोटेंशियल देखना हो तो अर्थ को एक कैपेसिटर मान सकते हैं, तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग उसकी सरफेस पर पोटेंशियल Q बाय C। अब प्रैक्टिकल फैक्ट है कि अर्थ पर जो चार्ज होता हो तो फाइनाइट होता है, लेकिन अर्थ का कैपेसिटेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट, C टेंड्स टू इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल टेंड्स टू जीरो। तो ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ी थी और यहाँ भी पता चल गया कि अर्थ का कैपेसिटेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, इसलिए अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल टेंड्स टू जीरो होता है। इसलिए प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए अर्थ या ग्राउंड पर पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। तो बच्चों देखो, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है उसको एक कैपेसिटर मान सकते हैं, तो ध्यान रखना कि कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो फॉर्मूले हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हैं और उसके फॉर्मूले कैपेसिटर वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हैं ना। ये चलो इस बार भी, है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड या हॉलो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी रेडियस r, चार्ज प्लस q दे रखा है ना, तो हमको पता है, ठीक है ना, तो हमको पता है कि कोई, हमको पता है कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसको भी एक नॉनसेंस कैपेसिटर मान सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो इसके जितने ही फॉर्मूले उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी निकाल सकते हैं और कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा, है ना। ये देखो सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले इसकी सरफेस पर पोटेंशियल देखना है, तो बताओ इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी। चलो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से बताओ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपन स्फीयर की रेडियस r, या के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन स्फीयर की रेडियस r, या तुम चाहो, है ना, तुम चाहो तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ना। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो भी एक नॉनसेंस कैपेसिटर के टाइप से काम करता है जिसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बताओ कैपेसिटर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, कैपेसिटर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, सिंपली q बाय c। तो q अपन c की जगह 4 पाई एप्सिलॉन r, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है, कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा है ना। चलो दूसरा, दूसरा मान लेते हैं कि ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है ना, वही कि होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई होलो स्फीयर हो तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होती है 0.5 के क्यू स्क्वायर ओपन आर। ये इसको किताबी शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर ओपन 2r ऐसे लिख सकते हैं, या इसकी जो सेल्फ पोटेंशियल है जिसको सजा करके क्या लिख सकते हैं हाफ क्यू स्क्वायर, और के को क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन r ऐसा लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग इसकी सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपन 2r लिख सकते हैं। ऐसे ही बताओ ना, ऐसे ही बताओ कि इस स्फीयर में स्टोर्ड सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को तुम कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो ना। तो तुम बताओ, है ना, हमने अभी पढ़ा था कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर हो तो वो भी एक नॉनसेंस कैपेसिटर की टाइप से काम करता है। तो बताओ कैपेसिटर के सिमिलर है ना, कैपेसिटर के सिमिलर इस कंडक्टिंग स्फीयर में भी सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो क्यू स्क्वायर की जगह तो कैपिटल क्यू स्क्वायर ओपन 2 और c की जगह इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा था और कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी वही आंसर आ रहा था। तो पक्का सबक मिल गया ना कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो भी एक कैपेसिटर के टाइप से काम करता है। तो इसमें सारे फॉर्मूलेस को हम श्रद्धा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और चाहो तो इसके कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में जोड़ना पड़ा था। देखो अब उसी चीज को हम कैपेसिटर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कैपेसिटर वाले तरीके से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगी, है ना। तो चलो कोई दो कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ने का केस दे रहा हूँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया है ना। तो चलो, है ना, चलो मान लेते हैं कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं जो आइसोलेटेड है, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है ना। चलो पहले कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज Q1 दिया और इसकी रेडियस R1, दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज Q2 दिया और इसकी रेडियस R2। ये भी हमको बताया कि हर एक आइसोलेटेड स्फीयर भी एक नॉनसेंस कैपेसिटर के टाइप से काम करेगा, जिसमें इस कैपेसिटर का, है ना, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन R1 और इस स्फीयर का कैपेसिटेंस C2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R2 होगा, है ना। चलो दोनों की सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। पहले इसकी सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल तो हमको पता है ना, कि ये कंडक्टिंग स्फीयर एक कैपेसिटर के टाइप से काम करता है। तो बताओ, है ना, बताओ इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल तुम चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के तरीके से के क्यू अपन आर से भी निकाल सकते हो या कैपेसिटर के तरीके से क्यू बाय सी से भी निकाल सकते हो। बात तो वही होती है ना। तो चलो अभी कैपेसिटर का चैप्टर चल रहा है, इसलिए अब पोटेंशियल को कैपेसिटर के फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। तो बताओ इस स्फीयर का चार्ज Q1 है, कैपेसिटेंस C1 है। बताओ इसकी सरफेस पर पोटेंशियल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से, चलो लिख ही देता हूँ, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से के Q1 अपन R1 भी लिख सकते हो या फिर कैपेसिटर के फॉर्मूले से Q1 बाय C1 भी लिख सकते हो। बात वही पड़ती है ना। और ऐसे बताओ, है ना, ऐसे बताओ इस कैपेसिटर की सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से के Q2 अपन R2 भी लिख सकते हो, ये कैपेसिटर के फॉर्मूले से Q2 बाय C2 भी लिख सकते हो, है तो निकाल सकते हो। तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की, है ना, मान लेते हैं कि इस कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल V1 है और इसकी सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल V2 है। अब चलो ऐसा करते हैं कि इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को, या दूसरे शब्दों में इन दोनों कैपेसिटर को कॉपर जैसे किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, तो हमको अच्छे पता है कि इन दोनों स्फीयर को, या दूसरे शब्दों में इन दोनों कैपेसिटर को अगर कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा। हमको पता है कि नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा और चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली, है ना, फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि फाइनली इसका भी पोटेंशियल V कॉमन और इसका भी V कॉमन हो गया है। ये पढ़ चुके हैं ना, ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ी थी और कैपेसिटर में भी पढ़ी थी। तो बोल सकते हैं कि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर या दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़े तो चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की ओर बहेगा और चार्ज तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो द फाइनली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो फाइनली इसका भी पोटेंशियल V कॉमन और इसका भी पोटेंशियल V कॉमन हो जाएगा। कितना होगा वो देखना है बस। अब तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, है ना, अब तो तुम स्मार्टली बताओ कि दोनों, है ना, स्मार्टली बताओ कि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर कैपेसिटर के टाइप से काम कर रहे हैं। तो इसमें कैपेसिटर के फॉर्मूले लगा सकते हैं ना। हमको पता है कि दो स्फीयर को जोड़ा है मतलब दो कैपेसिटर को जोड़ा, उसी के इक्विवेलेंट हो गया। इनको जोड़ेंगे तो चार्ज बहेगा, तब तक बहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। और कैपेसिटर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, बताओ, ये बताओ कैपेसिटर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
दोनों का फाइनल पोटेंशियल या दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सिंपली C1 V1 प्लस C2 V2 ओपन C1 प्लस C2, जहाँ C1 इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन R1 और C2 उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन R2, है ना? तो बताओ फाइनली इनका कॉमन पोटेंशियल आ गया, तो फाइनली इन पर चार्ज भी निकाल सकते हैं। बताओ इस पर फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू CV, तो C1 इंटू V कॉमन, और इस पर फाइनल चार्ज Q इक्वल टू C2 मत CV मतलब C2 इंटू V कॉमन। तो याद करके बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको कितना डिटेल में करते थे, लेकिन कैपेसिटर वाले फॉर्मूले से एक लाइन में कर सकते हैं कि चार्ज तब तक बहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली दोनों का कॉमन पोटेंशियल डायरेक्टली C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 ये हो गया। उसके बाद है ना, उसके बाद एक और चीज पूछता है, इनको जोड़ेंगे ना तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में लॉस कितना होगा, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो देखना है। तो हमको प्रैक्टिकली पता है ना, हमको प्रैक्टिकली पता है कि दो अलग-अलग पोटेंशियल वाले स्फीयर को जोड़ा है, मतलब दो अलग-अलग पोटेंशियल वाले कैपेसिटर को जोड़ा है। तो बताओ जहां भी तुम स्विच टच कराओगे ना, जहां भी तुम स्विच टच कराओगे वहां स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग के थ्रू एक झटके में एनर्जी में लॉस होगा जो हीट की फॉर्म में निकलेगा। बस हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में, है ना, तो हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में कितना लॉस होगा, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो देखना है। तो तुम, है ना, तुम स्मार्टली बताओ कि ये जो क्वेश्चन है वो दो कैपेसिटर को जोड़ने के इक्विवेलेंट है, और मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि जैसे दो कैपेसिटर को जोड़ने पर एनर्जी में लॉस का जादुई फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 अपन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो वैसे ही इन दो कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ने पर भी, है ना, तो वैसे ही इन दो कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ने पर भी एनर्जी में लॉस के लिए वही जादुई फॉर्मूला लगा सकते हैं। C1 C2 अपन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जहाँ C1 इस स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन R1 और C2 इस स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन R2, और इसमें V1 V2 दोनों के इनिशियल पोटेंशियल है। तो तुम याद करके बताओ कि ये चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में याद कराई थी, लेकिन कैपेसिटर वाले चैप्टर में इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली हमने देख भी लिया, है ना। और चलो कई बार वही बेवकूफी भरे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि दोनों को जीरो रेजिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर से नहीं जोड़ते हैं, उसके जगह नाइक्रोम जैसे किसी रेजिस्टर वायर से जोड़ते हैं। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना, तो हम, है ना, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, हमको अच्छे पता है कि जीरो रेजिस्टेंस के कंडक्टिंग वायर की जगह नाइक्रोम जैसा कोई रेजिस्टर वायर लगा दें, तब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब, है ना, तब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब फाइनली कॉमन पोटेंशियल भी उतना ही होगा, फाइनली दोनों स्फीयर पर चार्ज भी उतना ही होगा, और एनर्जी में लॉस भी बिंदास उतना ही होगा। बस इस रेजिस्टर में टांग अड़ाने की टेंडेंसी होती है, तो उसके कारण प्रोसेस स्लो हो जाएगा, चार्ज एक झटके में बहने की जगह धीरे-धीरे बहेगा, और एनर्जी में लॉस भी एक झटके में होने की जगह धीरे-धीरे होगा, मतलब रेजिस्टेंस हीटिंग की फॉर्म में होगा। देखो बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर में एक राज जानबूझ करके मैंने छुपा के रखा था, लेकिन अब राइट टाइम है, अब इसको देख सकते हैं ना। देखो, कोई मान लेते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस b है, लेकिन अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसमें हम एक्चुअली बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर देते हैं, है ना। ये ग्राउंड क्यों करते हैं वो देखते हैं, है, तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अगर बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड ना करें, तब अगर ढंग से देखो तो तब तो इसमें दो-दो कैपेसिटर बन जाएंगे, है ना। तुम बताओ, एक तो अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर, इनकी कंडक्टिंग सरफेस आमने-सामने है, तो इनसे तो एक कैपेसिटर बनेगा, और इसका कैपेसिटेंस तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन 1 ओपन a माइनस 1 ओपन b, ये तो बनेगा ही। लेकिन बताओ बाहर वाले स्फीयर और r टेंड्स टू इनफिनिट के बीच एक और नॉनसेंस कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड ना करें, तो इसमें ढंग से देखो तो दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक तो अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर आमने सामने, तो इससे एक कैपेसिटर बनेगा, है ना, जिसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओपन 1 ओपन a माइनस 1 ओपन b होता है, लेकिन साथ में, है ना,
साथ में बाहर वाला स्फीयर और r टेंड्स टू इनफिनिट के बीच एक दूसरा नॉनसेंस कैपेसिटर बन जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन a की जगह b आ जाएगा, माइनस 1 अपन b की जगह टेंड्स टू इनफिनिट। तो इस बार बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड ना करें तो इस बार एक की जगह दो कैपेसिटर बन जाएंगे। तो बताओ, ये जो दूसरा कैपेसिटर जबरदस्ती का बन गया ना, ये अनवांटेड है। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना कि बाहर वाले स्फीयर और इनफिनिट के बीच ये जो अनवांटेड कैपेसिटर है वो ना बने, उसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि इस बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर देते हैं। पर तुम बताओ ना, तुम बताओ कि तुम बताओ कि बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर देंगे, है ना? बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर देंगे तो बताओ, ग्राउंड करने के कारण बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि r टेंड्स टू इनफिनिट पर भी पोटेंशियल 0 होता है। तो तुम बताओ कि बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर देंगे तो बाहर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा और r टेंड्स टू इनफिनिट पर भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ कि यहाँ भी पोटेंशियल 0 और यहाँ भी पोटेंशियल 0, तो इन दोनों पर पोटेंशियल बराबर है, इसलिए ये वाला जो नॉनसेंस कैपेसिटर बन ही नहीं पाएगा। है ना? तुम बताओ कि कोई भी कैपेसिटर अगर a और a के बीच हो या b और b के बीच हो, तो उसमें कोई चार्ज नहीं जाता है, वो सर्किट में हिस्सा लेता ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर देंगे तो इधर ही पोटेंशियल 0 और r टेंड्स टू इनफिनिट पर भी पोटेंशियल 0 होता है, इधर भी पोटेंशियल 0, इधर भी 0। तो ये वाला जो अनवांटेड कैपेसिटर है वो 0 और 0 के बीच बन रहा है, इसलिए बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। तब केवल एक ही कैपेसिटर बनेगा, अनवांटेड कैपेसिटर से मुक्ति मिल जाएगी। तो ध्यान रखना कि इस नॉनसेंस कैपेसिटर से मुक्ति पाने के लिए नॉर्मली स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड करते हैं, इसी कारण करते हैं। तो बच्चों इसी का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, इस बार भी स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, कॉन्सेंट्रिक रखे हैं। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस b, तो वही स्फेरिकल कैपेसिटर है ना। अब हमको पता है ना, हमको पता है कि, है ना, हमको अच्छे पता है कि नॉर्मली तो स्फेरिकल कैपेसिटर में, है ना, नॉर्मली तो स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड करते हैं, लेकिन इस बार किसी मूर्ख इंसान ने, है ना, इस बार किसी मूर्ख इंसान ने बाहर वाले स्फीयर को तो ग्राउंड नहीं किया, उसकी जगह ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसको ग्राउंड कर दिया है। बस हमको देखना है कि अब हमको देखना है कि अब अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना? तो तुम ढंग से बताओ ना, तुम ढंग से बताओ कि इस बार अगर ढंग से देखें ना, इस बार अगर ढंग से देखें तो इस बार एक नहीं दो कैपेसिटर बनेंगे। ध्यान रखना, ध्यान से देखो तो इसमें एक नहीं दो कैपेसिटर बनेंगे। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि एक तो अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर, है ना, अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर, इन दोनों की कंडक्टिंग सरफेस आमने सामने है, तो इससे तो एक कैपेसिटर बनेगा। और हमको पता है, हमको पता है कि ये दोनों सरफेस आमने सामने है, तो इससे जो कैपेसिटर बनेगा उसका तो कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन a माइनस 1 अपन b होगा। तो इस कैपेसिटेंस को C1 बोल देते हैं। और साथ में ना, साथ में बताओ बाहर वाला स्फीयर और, मतलब बाहर वाला स्फीयर और r टेंड्स टू इनफिनिट के बीच एक दूसरा नॉनसेंस कैपेसिटर बन जाएगा, जिसको C2 बोल लेते हैं। है ना, ध्यान रखना इस बार ये दोनों कंडक्टिंग सरफेस आमने सामने, तो उससे एक कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस C1। और दूसरा बताओ, दूसरा बताओ कि बाहर वाला स्फीयर और r टेंड्स टू इनफिनिट के बीच दूसरा नॉनसेंस कैपेसिटर ही बन जाएगा, और इसका कैपेसिटेंस भी कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन a की जगह 1 अपन a की जगह इस स्फीयर की रेडियस b माइनस 1 अपन b की जगह इस बाहर वाले स्फीयर की रेडियस इनफिनिट, तो C2 कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ध्यान रखना कि इस बार दो कैपेसिटर बनेंगे, एक तो C1 और C2। अब बताओ, दो कैपेसिटर तो बनेंगे, लेकिन ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे वो देखना है। तो बताओ इस बार ये दोनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे वो क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, मतलब सर्किट रिडक्शन मेथड लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं ना। तो तुम बताओ कि यहाँ से तो कंडक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम होंगे, तो पॉइंट को भी सेम बोल सकते हैं, मतलब
ये पॉइंट ए तो इसको भी ए बोल सकते हैं और ये भी है तो इसको भी बी बोल सकते हैं। अब तुम सोच के बताओ ना, अब तुम बिल्कुल सोच के बताओ कि ये पॉइंट ए है तो क्या इसको भी ए बोल सकते हैं? नहीं, इस बार बोल सकते हैं ना? तुम बताओ, है ना? तुम बताओ, क्यों अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर दिया है ना? बताओ, अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड कर दिया है तो ग्राउंड के करने के कारण इस पर भी पोटेंशियल जीरो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि r टेंड्स टू इनफिनिट पर भी पोटेंशियल जीरो होता है। बस ये बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि अंदर वाले स्फीयर को ग्राउंड किया है तो ग्राउंड करने के कारण इस पर भी पोटेंशियल जीरो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि ये जो r टेंड्स टू इनफिनिट है वहां भी पोटेंशियल जीरो। तो तुम बताओ, है ना? तुम बताओ, ये तुम बताओ कि इधर भी पोटेंशियल जीरो और r टेंड्स टू इनफिनिट पर भी पोटेंशियल जीरो। तो इधर और इधर पोटेंशियल सेम है तो पॉइंट को भी सेम बोल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट ए तो इसको भी ए बोल सकते हैं। बस अब सारे जंक्शन को डिफाइन कर लिया, तो अब सर्किट को सिंप्लीफाइड करके बनाएंगे। बस हमको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो एक तरफ ए लिखेंगे, दूसरी तरफ बी लिखेंगे और वायर बना देंगे ताकि याद रहे कि ए और बी के बीच ही रिजल्टेंट निकालना है। बस एक के बाद एक कैपेसिटर को काट करके इधर लगाते हैं, है ना? तो चलो तुम बताओ, है ना? एक मिनट। तो चलो तुम बताओ कि ये दोनों स्फीयर की कंडक्टिंग सरफेस आमने-सामने तो इससे एक कैपेसिटर बनेगा C1 वाला कैपेसिटर। और बताओ C1 वाला जो कैपेसिटर है वो किसके बीच है? ए और बी के बीच है। तो इसको काट करके ए और बी के बीच C1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लगा देंगे, है ना? ऐसे ही बताओ, है ना? ऐसे ही बताओ कि ये जो बाहर वाला स्फीयर था, है ना? बाहर वाले स्फीयर और r टेंड्स टू इनफिनिट के बीच कोई, है ना? बाहर वाला स्फीयर और r टेंड्स टू इनफिनिट के बीच ये दूसरा कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस C2 है। और बताओ C2 का ये जो कैपेसिटर है वो किसके बीच है? ये भी A और B के बीच है। तो इसको भी काट करके A और B के बीच ये C2 वाला कैपेसिटर लगा देंगे। बस बताओ, सारे कैपेसिटर को काट करके के इधर लगा दिया तो ये वाला सर्किट इक्विवेलेंटली कंप्लीट हो गया। बस अब तो साफ-साफ दिख रहा है कि ये C1 और ये C2 बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होगा। वैल्यू रख दो। C1 तो कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन 1 अपन A माइनस 1 बाय B प्लस C2 कितना है बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन तो मूर्खों टाइप से कर लिया लेकिन ध्यान रखना, है ना? ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली अंदर वाले स्फीयर को नहीं, बाहर वाले स्फीयर को ग्राउंड करते हैं ताकि ये जो नॉनसेंस कैपेसिटर है उससे मुक्ति मिल पाए। देखो बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया। अब सबसे लास्ट में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो देखो, ये कैपेसिटर की पहली क्लास में बताया था कि कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल के 2 टुकड़े होते हैं। अगर दोनों टुकड़े पैरेलल प्लेट की फॉर्म में हुए तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर दोनों टुकड़े कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में हुए तो इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। ऐसे ही दोनों टुकड़े कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर की फॉर्म में हुए तो फिर इसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे। तो चलो इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ते हैं, है ना? तो मैंने अभी बताया था कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में कंडक्टिंग मेटल से बने 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होते हैं ना। चलो कि कि कंडक्टिंग मेटल से बने 2 सिलेंडर हैं। दोनों को कॉन्सेंट्रिक रखा है मतलब कोएक्सियल रखा है। चलो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस a, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस b और इन सिलेंडर्स की लेंथ L मान लेते हैं। और हमको बाय डिफॉल्ट दिया होता है कि इन सिलेंडर की रेडियस तो बहुत कम है और उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इनको लॉन्ग सिलेंडर मान सकते हैं मतलब इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइटली लॉन्ग 4 सिलेंडर मान सकते हैं, है ना? बस 2 कंडक्टिंग, है ना? 2 कंडक्टिंग सिलेंडर को कॉन्सेंट्रिक रखा है, इसी को सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं ना। चलो अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। वो एक कैपेसिटेंस निकालने के लिए किसी भी एक सिलेंडर को, जैसे कि अंदर वाले सिलेंडर को प्लस क्यू और बाहर वाले सिलेंडर को माइनस क्यू चार्ज देते हैं। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसको क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिख देंगे और क्यू के नीचे जो भी आएगा उसको कैपेसिटेंस बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं ना। तो उस कैपेसिटेंस निकालने के लिए चलो अंदर वाले सिलेंडर को प्लस क्यू और बाहर वाले सिलेंडर को माइनस क्यू चार्ज दे देते हैं। तो
इन सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी भी देख सकते हैं ना। तुम बताओ कि अंदर वाले सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? चार्ज अपन लेंथ ना, तो चार्ज क्यू अपन लेंथ एल, और बताओ क्यू बाय एल को लैम्डा बोल देते हैं, तो बताओ इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। और ऐसे ही बताओ बाहर वाला जो सिलेंडर है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस क्यू बाय एल, जिसको माइनस लैम्डा बोल सकते हैं, है ना। बस एक को प्लस की और दूसरे को माइनस की चार्ज दे दिया है। बस हमको पता है कि दोनों को चार्ज देंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा। और हमको अच्छे पता है ना, अच्छे पता है कि ये हॉलो ट्यूब है ना, बताओ इन्फिनिटी लॉन्ग हॉलो ट्यूब है, तो इन्फिनिटी लॉन्ग हॉलो ट्यूब के कारण अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस बार अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसे बताओ बाहर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएँगे तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बताओ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सिलेंडर के बीच वाले ही पार्ट में होगा, है ना? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सिलेंडर के बीच वाले ही पार्ट में होगा। चलो सबसे पहले देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस पर, है ना? तो सेंटर पे r डिस्टेंस पर इन दोनों सिलेंडर के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण होगा, है ना? तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते ही बताओ कि जो बड़ा वाला सिलेंडर है, बताओ, तो मतलब बड़े वाले होलो सिलेंडर के लिए ये अंदर वाला पॉइंट हो गया। और मैंने बताया था कि लॉन्ग होलो सिलेंडर के कारण अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इस बाहर वाले सिलेंडर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल अंदर वाले सिलेंडर के कारण होगा, है ना। और तुम बताओ कि अंदर वाले, है ना, अंदर वाले सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है ना। और तुम बताओ कि इस सिलेंडर के लिए बाहर वाला पॉइंट है ना, बताओ इस सिलेंडर के लिए बाहर वाला पॉइंट है, तो इस सिलेंडर के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इस सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और रेडियली बाहर की ओर होगा, तो पक्का बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल इस अंदर वाले सिलेंडर के कारण होगा। और कितना होगा? 2 के लैम्डा अपन r, ये इसको थोड़ा-सा सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 k को हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, ये 2 से 2 कैंसल हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r ना, है तो बस पक्का बोल सकते हैं। इस बार अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर भी 0, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सिलेंडर्स के बीच में होगा। और इनके बीच में अगर देखें तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन देख लिया। बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना, बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों सिलेंडर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और बताओ इस बार पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मल कैलकुलेशन से नहीं कर पाएंगे, स्फीयर थोड़ी सिलेंडर है, सिलेंडर के कारण पोटेंशियल हमको याद नहीं है ना, तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मल कैलकुलेशन से नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला Vb माइनस Va इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr फ्रॉम A टू B। चलो इतना तो कोई, है ना, इतना तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है। बताओ अंदर वाले सिलेंडर को पॉजिटिव चार्ज दिया है तो अंदर वाला सिलेंडर हाई हाई पोटेंशियल पर होगा, और बाहर वाले सिलेंडर को नेगेटिव चार्ज दिया है तो बाहर वाला सिलेंडर लो पोटेंशियल पर होगा। तो हमको V इन माइनस V आउट देखना है। तो चलो B की जगह हम V इन देख लेते हैं और A की जगह V आउट लिख देते हैं, है ना। तो बताओ अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VB की जगह V इन माइनस VA की जगह V आउट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। और लिमिट देखते हैं तो बताओ A की जगह क्या आएगा? R आउट आएगा। और बताओ B की जगह क्या आएगा? R इन। तो बताओ अब अपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? V इन माइनस VR, है ना, V इन माइनस V आउट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr फ्रॉम A की जगह R आउट और B की जगह R इन। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रखते हैं, है ना। अब तो वैल्यू रखते हैं तो बताओ V इन माइनस V आउट में तो अंदर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच नीचे लिखना पड़ेगा यार, जगह ही खत्म हो गई है ना। तो सॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब V इन माइनस V आउट मतलब अंदर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर।
तो मैंने चमका कर बताया था कि इस फॉर्मूले में ई क्या होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है। तो तुम बताओ कि अंदर वाले सिलेंडर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कौन सा होगा, 2k लैम्डा ओपन आर। ये इसको दूसरे शब्दों में लैम्डा ओपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बोल सकते हैं इनटू डी आर। और हमको पता है, बताओ इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और जो आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर वो भी रेडियली आउटवर्ड है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। लिमिट रखते हैं, तो लिमिट आर आउट से आर इन, तो बताओ आर आउट की जगह क्या आएगा, आर इक्वल टू बी और आर इन की जगह आर इक्वल टू ए। सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। बताओ वी इन माइनस वी आउट को क्या बोल सकते हैं, दोनों सिलेंडर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू, इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो तुम बताओ कि इसमें लैम्डा ओपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें लैम्डा ओपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे माइनस में भूल गया, सॉरी यार। तो वी इन माइनस वी आउट को डेल्टा वी इक्वल टू माइनस बाहर, और इसमें लैम्डा ओपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर, और अंदर क्या आ गया सिंपली इंटीग्रेशन डी आर ओपन आर और लिमिट, तो लिमिट कहां से कहां तक, आर इक्वल टू बी से आर इक्वल टू ए रख देंगे। चलो सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट बताओ कि ओनली डी आर ओपन आर है, तो हमको हमको पता है कि ओनली डी आर ओपन आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग आर लिमिट आर इक्वल टू बी से आर इक्वल टू ए। लिमिट रख सकते हैं, बताओ अपर लिमिट पे आर की जगह ए रखेंगे तो लॉग ए माइनस, लोअर लिमिट पे आर की जगह बी रखेंगे तो लॉग बी, ये आ गया। तो सब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। चलो बताओ इसमें जो लैम्डा है ना, लैम्डा को क्या बोल सकते हैं, इन सिलेंडर का चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब क्यू बाय एल लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, क्यू ओपन एल को नीचे ले आए तो नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। और बताओ ये जो माइनस है ना, इस माइनस को है ना, इस माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं, है ना। तुम बताओ कि माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब लॉग बी माइनस लॉग ए हो जाएगा। और बताओ लॉग बी माइनस लॉग ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी बाय ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, बस अब आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि एक को प्लस की और दूसरे को माइनस की चार्ज दे दिया, है ना। चार्ज के बाद चार्ज के बाद दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ वो देख लिया। तुम बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शन आ गया है, नहीं आ गया, तो मैंने चमका कर बताया था कि हर बार पोटेंशियल है ना, हर बार पोटेंशियल डिफरेंस क्यू के प्रोपोर्शन जरूर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिख देंगे। बताओ क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो, सॉरी इसको क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे क्या आएगा, एक तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आएगा, और लॉग बी बाय को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब अपन लॉग बी बाय। बस बताओ चार दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्यू बाय समथिंग की फॉर्म में जमा दिया, है ना। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन में क्यू के नीचे जो भी आता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ओपन लॉग बी बाय। तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस भी हमने पढ़ लिए, इसको जस्ट बता दिया, लेकिन याद रखना कोई एसेंशियल नहीं है, तो इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, तो दिमाग में हेडेक मत पालना। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के जो फॉर्मूले हैं वो ऐसे हैं कि याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो और अच्छा है। ठीक है, तो देखो अब हमने कैपेसिटर वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिया, तो जो छोटा मोटा पार्ट बचा था उसको ही बता दिया। तो अब इसको है ना ढंग से देख करके समझ करके नोट कर लेना, और उसके बाद अब कैपेसिटर की शीट कंप्लीटली ट्राई करना था। अब देखो तुम खुद बताओ कि ये सिलेंडर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर ऑर्डर में सबसे लास्ट में आते हैं ना, क्योंकि एबनॉर्मल है तो सबसे लास्ट में आते हैं, लेकिन अपनी इंडियन बुक में, है ना, अपनी जो इंडियन बुक होती है उसमें कैपेसिटर के चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में उस नॉनसेंस आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस वहीं से स्टार्ट करता है, ताकि अपने इंडियन बच्चे पढ़ ही नहीं पाए। गुड इवनिंग बच्चों, देखो कैपेसिटर वाला चैप्टर हमने ऑलमोस्ट तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन
लास्ट में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी, उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो, कई बार हमको पूछा जाता है कि कैपेसिटर के अंदर-अंदर फ्लो होने वाली लीकेज करंट कितनी होगी, ये पूछा जाता है। चलो, इस लीकेज करंट को समझने के लिए एक नॉर्मल टाइप का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसको ध्यान से देखना है ना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कंडक्टिंग मेटल की लार्ज प्लेट्स हैं, जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और प्लेट्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, तो प्लेट के बीच डिस्टेंस डी मान लेते हैं। और चलो, शुरू में ना मान लेते हैं कि शुरू में इस प्लेट को प्लस क्यू नॉट और इस प्लेट को माइनस क्यू नॉट चार्ज दिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्लस माइनस क्यू नॉट बोलते हैं। अब देखो, इस बार प्लेट्स के बीच हमने रबर, प्लास्टिक या लकड़ी जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। और ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने ध्यान रखना कि इसके पहले हमने जितने भी केस लिए थे उसमें बाय डिफॉल्ट यही मानते थे कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो रबर, प्लास्टिक या लकड़ी जैसा पूरी तरह से नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन इस बार मान लेते हैं, है ना? इस बार हमको दे रखा है कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़ा-सा कंडक्टिंग है ना? जैसे चलो प्रैक्टिकल शब्दों में बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की फॉर्म में हमने कोई लकड़ी की स्लैब भरी है, लेकिन इस बार ये जो लकड़ी है वो सूखी नहीं है, गीली लकड़ी है। और हमको पता है कि गीली लकड़ी जो होती है वो थोड़ी-सी कंडक्टिंग होती है ना? वही हर बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम टोटली नॉन कंडक्टिंग होता है, लेकिन इस बार जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है वो थोड़ा-सा कंडक्टिंग है। तो चलो इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा दे रखी है, या दूसरे शब्दों में इसकी रेजिस्टिविटी रो दे रखी है। तो हमको पता है ना, हमको लॉजिकली पता है कि इस बार मीडियम कंडक्टिंग है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इस मीडियम के थ्रू अंदर-अंदर ही करंट फ्लो होगी, जिसको लीकेज करंट बोलते हैं। बस हमको देखना है कि दोनों प्लेट्स के बीच मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू बहने वाली लीकेज करंट ये टाइम के साथ किस टाइप चेंज होगी, और कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ किस टाइप से चेंज होगा वो देखना है। चलो बच्चों इसको करते हैं ना। देखो, वही है ना, इस बार जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी है वो थोड़ी बहुत कंडक्टिंग है ना? और हमको अच्छे पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब थोड़ी बहुत कंडक्टिंग है, तो इस स्लैब के थ्रू ही थोड़ी-थोड़ी करंट बहने लगेगी, है ना? तुम खुद बताओ कि पॉजिटिव प्लेट है मतलब हाई पोटेंशियल पर, और ये नेगेटिव प्लेट है मतलब लो पोटेंशियल पर है। बस इस बार बीच वाली स्लैब थोड़ी बहुत कंडक्टिंग है, इसलिए इस कैपेसिटर के अंदर-अंदर मतलब कंडक्टिंग स्लैब के थ्रू ही थोड़ी-थोड़ी करंट बहने लगेगी, जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहेगी, मतलब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बहेगी। और तुम बताओ के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी है, उसके थ्रू मतलब कैपेसिटर के अंदर-अंदर बहने वाली करंट को लीकेज करंट बोलते हैं, है ना? तो वो कितनी होगी वो देखना है। फिर बस, है ना, हम पक्का बोल सकते हैं, इस बार ये थोड़ी बहुत कंडक्टिंग है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू ही करंट बहेगी, जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बहेगी। तो तुम बताओ कि इस बार तुम बताओ कि इस बार ये जो प्लेट्स लगाई हैं बीच में मीडियम है, उसके कारण ये कैपेसिटर के टाइप से भी काम करेगा, और ये जो अंदर वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके थ्रू थोड़ी-थोड़ी करंट बह रही है, तो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी, है ना? तो साफ-साफ बोल सकते हैं कि बताइए कैपेसिटर भी है, और बीच वाली जो थोड़ी-सी कंडक्टिंग स्लैब है वो रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी। तो बताओ, ये जो सिस्टम है वो अपने आप में ही आर आर प्लस सी मतलब आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट के सिमिलर हो गया। ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि नॉर्मली जो आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट होता है उसमें कैपेसिटर बाहर वाले रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है ना? नॉर्मली तो ये कैपेसिटर बाहर वाले रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है, लेकिन इस बार अंदर वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो एक रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी, तो इस बार कैपेसिटर किसी बाहरी रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने की जगह अंदर वाली स्लैब है उसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि इस बार ये जो सिस्टम है वो अपने आप में एक आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट के सिमिलर है। तो बस कैपेसिटर का चार्ज और लीकेज करंट टाइम के साथ किस टाइप चेंज होगी वो देखना है। तो उसके लिए एक बार इस नमूने का कैपेसिटर और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। चलो पहले इसका कैपेसिटेंस
तो हमको पता है कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, तो इसका कैपेसिटेंस तो कितना होगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। और हमको पता है कि अंदर वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके थ्रू थोड़ी-थोड़ी करंट फ्लो हो रही है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी, जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा रो एल बाय ए। तो रो एल क्या होगी, स्लैब की थिकनेस डी अपन ए हो गया। तो हमको पता है कि आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट के सिमिलर है, तो चाहे करंट का फंक्शन निकालना हो या चार्ज का फंक्शन निकालना हो, उसके लिए हमको टाइम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमको पता है ये खुद ही आरसी सर्किट के सिमिलर है, तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा आर इंटू सी। तो होता आर तो कितना है रो डी बाय ए इंटू सी, इसका कैपेसिटेंस कितना है ए एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बस आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो ए से ए कैंसिल और डी से डी कैंसिल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट रो। तो पक्का बोल सकते हैं ये खुद ही अपने आप में आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट के सिमिलर है, जिसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा ए एप्सिलॉन नॉट रो इतना होगा। तो टाइम कांस्टेंट है आरसी का मल्टीप्लाई उतना होगा। बस अब सारे पार्ट फटाफट कर सकते हैं ना। तो बस हमको पता है कि इस बार है ना, हमको पता है कि इस बार कैपेसिटर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने की जगह अंदर वाली स्लैब है उसी के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये भी एक टाइप से आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट ही है। बस है ना, ये भी एक टाइप का आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट ही है। तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर, है ना, सबसे पहले हमको देखना है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर कैपेसिटर का जो चार्ज है वो टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, उसका फंक्शन लिखना है। तो बस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक्सप्रेशन बनाने की हमने स्किल पढ़ी थी, है ना। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो बताओ, है ना, सबसे पहले हम चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो हमको पता है कि डिस्चार्जिंग सर्किट से चार्ज मैक्सिमम कब होगा, शुरू में होगा और क्यू नॉट होगा। उसके बाद तो डिस्चार्जिंग सर्किट तो चार्ज एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो हमको पता है कि शुरू में चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू, तो चार्ज मैक्सिमम कब होगा, शुरू में होगा और क्यू नॉट। और फिर फंक्शन देखना है। तो हमको पता है कि डिस्चार्जिंग सर्किट के सिमिलर इसका चार्ज एक्सपोनेंशियली घटेगा। एक्सपोनेंशियली घटेगा इसे फंक्शन e की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो बस चार्ज का फंक्शन निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा इनिशियल चार्ज क्यू नॉट e की पावर माइनस टी ओपन आरसी का मल्टीप्लाई कितना है यार के एप्सिलॉन नॉट रो। बस ये हमने किसी भी जनरल टी टाइम पर कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ किस टाइम चेंज करेगा उसका फंक्शन लिख दिया। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो है ना, तो सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि इस अंदर वाली है ना, इस अंदर वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब के थ्रू बहने वाली करंट या दूसरे शब्दों में लीकेज करंट ये टाइम के साथ कैसे चेंज होगी उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो उसका भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि डिस्चार्जिंग सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन लिखने की भी स्किल होती है। तो हमको पता है कि करंट का भी एक्सप्रेशन लिखना है तो शुरू में करंट की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो हमको पता है ना, हमको होता है कि आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट है तो करंट मैक्सिमम कब होगी, स्टार्टिंग में, है ना। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगी और लास्ट में तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट टेंड्स टू जीरो। बस सबसे शुरू में करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो हमको पता है कि डिस्चार्जिंग सर्किट है से करंट मैक्सिमम कब होगी, स्टार्टिंग में होगी। और तुम मुंह जुबानी बताओ, है ना, तुम मुंह जुबानी बताओ कि शुरू में कैपेसिटर का चार्ज क्यू नॉट था, है ना, शुरू में कैपेसिटर का चार्ज क्यू नॉट था तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा क्यू नॉट बाय सी। बस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू नॉट बाय सी होगा। तो ये जो थोड़ी सी कंडक्टिंग स्लैब है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में क्यू नॉट बाय सी होगा। तो इस स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू नॉट बाय सी, इस स्लैब का रेजिस्टेंस आर। तो इनिशियली करंट कितनी होगी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू नॉट बाय सी ओपन आर। तो सॉल्व करेंगे तो क्यू नॉट ओपन आरसी। तो हमको पता है कि शुरू में करंट की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग में होगी और कितनी होगी क्यू नॉट बाय आरसी, और आगे फंक्शन लिखना है। तो हमको पता है
कि चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, करंट तो घटती है। शुरू में करंट मैक्सिमम होगी और जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, करंट भी 0। बस करंट है ना, चाहे चार्जिंग हो डिस्चार्जिंग हो, करंट तो घटती है। घटती है, इससे फंक्शन क्या आएगा? e की पावर माइनस टी बाय आर। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि क्यू नॉट ओपन आरसी का मल्टीप्लाई कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट रो e की पावर माइनस टी ओपन आरसी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट रो। और बताओ, ये करंट कैपेसिटर के अंदर अंदर ही बह रही है ना? कैपेसिटर के अंदर अंदर ही जो करंट बहती है उसको क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। तो ये लीकेज करंट को हमने टाइम की फॉर्म में लिख दिया, इजीली इसको कर सकते हैं। हमने मूर्खों से कर तो लिया, लेकिन याद रखना है ना, याद रखना कि इसमें करंट के एक्सप्रेशन के लिए बेवकूफ ऐसे इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी बोल सकते थे, है ना? डायरेक्ट भी कर सकते थे कि बताओ किसी भी जनरल टाइम पर, है ना, बताओ किसी भी जनरल टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? प्लस माइनस क्यू। तो किसी भी जनरल इंस्टेंट पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? क्यू बाय सी। बस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी है, तो अंदर वाली जो थोड़ी सी कंडक्टिंग स्लैब है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी होगा, है ना? बताओ किसी भी जनरल, है ना, किसी भी जनरल इंस्टेंट पर इस स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी होगा, तो इस स्लैब के अंदर अंदर से बहने वाली करंट कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर। तो बताओ किसी भी जनरल इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाय सी अपन इसका रेजिस्टेंस आर, तो कितना हो गया? क्यू बाय आर सी। इसमें क्यू का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, क्यू का एक्सप्रेशन क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओपन ए एप्सिलॉन नॉट रो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लीकेज करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डायरेक्ट आ जाएगा, कोई क्यू नॉट ओपन आर सी ई की पावर माइनस टी ओपन ए एप्सिलॉन नॉट रो। ये समझते हैं कि इस टाइप से करें या इस टाइप से करें, बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने कैपेसिटर में जितने भी क्वेश्चन किए उसमें दोनों प्लेट को बिल्कुल इक्वल और अपोजिट चार्ज देते थे। मतलब एक प्लेट को प्लस क्यू तो दूसरी प्लेट को बिल्कुल माइनस क्यू चार्ज देते थे। लेकिन अब कई बार कुछ ऐसे एबनॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों प्लेट को डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज देते हैं, तो तब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं ना। उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ए, प्लेट की बीच डिस्टेंस डी, और मान लेते हैं कि प्लेट के बीच बिल्कुल एयर है, वैक्यूम का मीडियम है। तो हमको पता है कि इस बार इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? सिंपली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मान लेते हैं कि सबकी वैल्यू दे रखी है और वैल्यू रखने पर इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड आ रहा है ना? और देखो, अभी तक तो सारे क्वेश्चन में एक प्लेट को जितना पॉजिटिव दूसरी प्लेट को उतना ही नेगेटिव चार्ज देते थे, लेकिन इस बार दोनों प्लेट को अलग-अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज दे रखा है। तो हमने क्या किया है कि इस प्लेट को 10 माइक्रोकूलम और इस प्लेट को -4 माइक्रोकूलम इतना चार्ज दिया है। बस यहाँ भी वही सारी चीजें पूछी है ना। तो हमको पूछा है कि कोई प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसके बाद इस कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सारी चीजें पूछी है। चलो बच्चों इसको करते हैं, है ना? तो तुम लोग अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी प्लेट्स पर अलग-अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज दे रखा हो तो घबराना मत, है ना? कभी भी अलग-अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज दे रखा हो तो सबसे पहला काम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब हर एक सरफेस पर कितना-कितना चार्ज आएगा वो देखेंगे। और ये काम करना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। तो वही है ना, सबसे पहले हर एक सरफेस पर कितना-कितना चार्ज आएगा वो देखना है। तो उसके लिए बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के तरीके से ही करते हैं, है ना? देखो, इस प्लेट को टोटल +10 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है। उसमें से मान लेते हैं कि इस सरफेस पर x जा रहा है, तो इस सरफेस पर बचा-खुचा जाएगा, मतलब कितना जाएगा? 10 माइक्रो माइनस x। उसके बाद ये भी पता है
इस सरफेस पर प्लस एक्स है तो इसके सामने वाली सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा निश्चित माइनस एक्स, है ना। तो हमको पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सरफेस पर प्लस एक्स चार्ज है तो इसके सामने वाली सरफेस पर कितना इंड्यूस होगा निश्चित माइनस एक्स। तो बताओ, है ना। बताओ इस प्लेट को टोटल -4 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है, उसमें से इस सरफेस पर माइनस एक्स है तो इस सरफेस पर कितना बचेगा -4 माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब कितना बचेगा -4 माइक्रोकूलम प्लस एक्स, है तो इतना पता होगा। इस प्लेट को टोटल -4 दिया है उसमें से इस सरफेस पर माइनस एक्स जा रहा है तो इधर कितना जाएगा बचा कुचा मतलब -4 माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस एक्स कितना जाएगा। और अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो तुम खुद बताओ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्टकट बताया था, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ इस बार बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है इसलिए एक्स की वैल्यू के लिए शॉर्टकट लगा सकते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और एक्सट्रीम राइट सरफेस के चार्ज को बराबर कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में शॉर्टकट बताया था कि कोई भी बाहर से, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है तो एक्स की वैल्यू के लिए सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के चार्ज को बराबर कर देंगे। तो बताओ, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस पर चार्ज कितना है 10 माइक्रो माइनस एक्स इक्वल टू एक्सट्रीम राइट सरफेस पर चार्ज कितना है -4 माइक्रो प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 14 तो x इक्वल टू 7 माइक्रो कूलम x आ गया। तो अब हम हर एक सरफेस पर कितना चार्ज आएगा वो निकाल सकते हैं ना। बताओ, है ना। बताओ इस सरफेस पर कितना जाएगा प्लस एक्स तो प्लस एक्स की जगह 7 माइक्रो कूलम और इधर कितना जाएगा 10 माइक्रो माइनस एक्स तो 10 माइक्रो माइनस एक्स की वैल्यू 7 तो सॉल्व करेंगे तो इधर +3 माइक्रो कूलम। इधर कितना चार्ज आएगा माइनस एक्स तो माइनस और एक्स की जगह 7 माइक्रो कूलम और इधर कितना जाएगा -4 प्लस एक्स तो -4 प्लस एक्स की जगह 7 तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना जाएगा +3 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज जाएगा वो हमने निकाल लिया। तो अब इसको हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा वो निकाल लिया तो अब सारे पार्ट को इजीली कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले, है, सबसे पहले हमको देखना है कि प्लेट्स के बीच, है ना, प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। और हमको पता है कि चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो या प्लेट के बीच स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो वो सारी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड होती है ना। बस सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि प्लेट्स के बीच वाले पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कितना होगा वो देखना है ना। तो, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकता है। बताओ एक्सट्रीम लेफ्ट सरफेस और एक्सट्रीम राइट सरफेस पर तो चार्ज +3 माइक्रोकूलम है ना। तो बताओ इन दोनों चार्जेस के कारण तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इस +3 माइक्रोकूलम के कारण प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जितना दूर भगाने वाला इस +3 माइक्रोकूलम के कारण भी उतना ही दूर भगाने वाला। तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में इस +3 और इस +3 माइक्रोकूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो बाहर वाले चार्जेस हैं उसके कारण तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। तो ये जो बाहर वाले चार्जेस हैं उसके कारण प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इस +7 माइक्रोकूलम और -7 माइक्रोकूलम उसी के कारण होगा। देखो बच्चों, अभी हमने बिल्कुल क्लियरली देख लिया ना। तो अभी हमने बिल्कुल क्लियरली देख लिया कि जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनके कारण तो प्लेट के बीच वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो
है ना, पक्का बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा, मतलब +7 माइक्रोकूलम और -7 माइक्रोकूलम इन्हीं के कारण होगा, है ना? तो देखो, अब हम आगे की भी सोच सकते हैं ना। तो अब हम आगे की भी सोच सकते हैं, बताओ, है ना? हम ये भी बोल सकते हैं कि प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा। तो बताओ, इन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा। वैसे ही प्लेट के बीच वाले स्पेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है वो भी केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण होगी। तो प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो भी केवल अंदर वाले चार्जेस के कारण ही होगी। और अगर इस कैपेसिटर को किसी सर्किट से जोड़ दिया तो जो चार्ज बहेगा, है ना, सर्किट से जोड़ दिया, जो चार्ज बहेगा वो भी केवल अंदर वाला चार्ज ही बहेगा, है ना। तो ध्यान रखना कि प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी अंदर वाले चार्जेस के कारण ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी, ये सब अंदर वाले चार्जेस के कारण होगी। और अगर इसको सर्किट से जोड़ेंगे तो जो बहेगा वो भी अंदर वाला चार्जेस ही बहेगा। बाकी जो बाहर वाला चार्ज है उसका कोई महत्व नहीं है। ये जो बाहर वाले चार्जेस है वो कचरे के टाइप से वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, इनका कोई महत्व नहीं है। तो देखो, बताओ ना, बताओ कि इस पूरे कैपेसिटर को, है ना, इस पूरे कैपेसिटर को सिंबॉलिकली ऐसे कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कैपेसिटर के चार्ज का काम कौन करेगा? अंदर वाला चार्ज, मतलब +-7 माइक्रोकूलम, यही कैपेसिटर के चार्ज का काम करेगा। बाकी बाहर वाला चार्ज बिल्कुल कचरे के टाइप से पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है? तो इस बार जो अंदर वाला चार्ज है वही कैपेसिटर के इफेक्टिव चार्ज का काम करेगा, मतलब इसको एक, है ना, इसको एक सिंबॉलिक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसका कैपेसिटेंस माइक्रो जिसका कैपेसिटेंस हमको 2 माइक्रोफैराड दे रखा है। और इसमें कैपेसिटर के चार्ज का काम कौन करेगा? अंदर वाला चार्ज, मतलब +-7 माइक्रोकूलम, यही कैपेसिटर के चार्ज का काम करेगा। बाकी बाहर वाला चार्ज है वो ऐसे ही कचरे के टाइप से पड़ा रहेगा बस। अब सारे पार्ट फटाफट निकाल सकते हैं ना? चलो, सबसे पहले हमको पूछा है कि सबसे पहले पूछा है कि दोनों प्लेट के बीच रिजल्टेंट मैग्ने सॉरी दोनों प्लेट्स के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा ना। तो कैपेसिटर के चार्ज का काम +-7 माइक्रोकूलम कर रहा है। तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q/A/ε0। तो Q का काम 7 माइक्रोकूलम है ना, तो Q का काम तो 7 माइक्रोकूलम अपन A एप्सिलॉन नॉट इन सब की वैल्यू दे रखी होगी, तो इसे प्लेट के बीच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद, है ना, उसके बाद कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमको पता है ना, हमको पता है कि इसको अब नॉर्मल कैपेसिटर मान सकते हैं जिसमें चार्ज का काम +-7 माइक्रोकूलम। तो बताओ, है ना, कि इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Q/C, जहाँ Q का काम कौन करेगा? अंदर वाला चार्ज, मतलब 7 माइक्रोकूलम, अपन C इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोकूलम। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3.5 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तीसरा, है ना, तीसरा पूछा है कि कैपेसिटर की, हाँ, हमको पूछा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कैपेसिटर का नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब प्लेट के बीच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी Q²/2C होगी। लेकिन इसमें भी Q का काम अंदर वाले चार्जेस करेंगे, मतलब 7 माइक्रो करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी Q² की जगह 7 माइक्रो का स्क्वायर अपन 2 इंटू C 2 माइक्रो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? कितना आ गया? 49/4 माइक्रो जूल। ये कैपेसिटर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और साथ में हमको ये भी पता है कि इस अजीब टाइप के कैपेसिटर को अगर सर्किट से जोड़ दें तो फिर जो बहेगा वो भी केवल अंदर वाला चार्ज ही बहेगा। ये देखो बच्चों, कई बार, है ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये जो अजीब टाइप का कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच आर का कोई रेजिस्टर लगा दिया है। तो हमको पूछता है कि
इस कैपेसिटर की हर एक प्लेट पर जो चार्ज है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम किस तरह से चेंज करेगा वो पूछता है। तो उसको भी कर सकते हैं, तो हमको अच्छे पता है ना, ठीक है। तो हमको अच्छे पता है कि इस कैपेसिटर को भी है ना, पता है कि इस कैपेसिटर को भी एक नॉर्मल कैपेसिटर के टाइप से ट्रीट कर सकते हैं ना। तो इसको भी एक नॉर्मल कैपेसिटर के टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कैपेसिटर के चार्ज का काम कौन करेगा, प्लस माइनस 7 माइक्रो कूलम, और जो इनिशियल चार्ज है उसको क्यू नॉट बोल देते हैं ना। अब देखो, है ना, अब देखो, अब इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच आर का रेजिस्टर लगा दिया है, तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस चार्ज कैपेसिटर को, है ना, चार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच आर का रेजिस्टर लगा दिया है, तो अब ये सर्किट कौन सा हो गया, आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट, है ना। तो रेजिस्टर लगा दिया तो आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, मतलब कैपेसिटर का चार्ज बह जाएगा, और हमको पता है कि इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अंदर वाले चार्जेस के कारण था, पोटेंशियल डिफरेंस भी अंदर वाले चार्जेस के कारण था। तो इस बार इस सर्किट में जो बहेगा वो भी केवल अंदर वाला ही चार्ज बहेगा, बाहर वाला चार्ज तो कचरे के टाइप से वहीं की वहीं पड़ा रहेगा। तो अगर आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट हो तो जो बहेगा वो भी अंदर वाला चार्ज ही बहेगा, है ना। तो बस ये जो अंदर वाला चार्ज है वही बहेगा, और अंदर वाला ही चार्ज चेंज होगा। तो बस हमको देखना है कि जो अंदर वाला चार्ज है वो टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि अब ये, है ना, अब ये नॉर्मल आरसी डिस्चार्जिंग सर्किट है। बस इस डिस्चार्जिंग सर्किट में कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ कैसे चेंज करता है उसका फंक्शन लिखने आता है। तो हमको पता है कि शुरू में तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू वो क्यू नॉट, और हमको पता है कि डिस्चार्जिंग है तो चार्ज एक्सपोनेंशियली घटेगा, इससे फंक्शन ई की पावर माइनस टी बाय आरसी, और क्यू नॉट इस कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज वो कितना है, 7 माइक्रो कूलम इतना है ना। और हमको पता है कि जो बहेगा वो अंदर वाला चार्ज बहेगा, तो डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग जो चार्ज चेंज होगा वो भी केवल अंदर वाला चार्ज ही चेंज होगा, बाहर वाला चार्ज तो कचरे के टैग से वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा। बस बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर कैपेसिटर पर चार्ज प्लस माइनस क्यू होगा ना, मतलब 7 माइक्रो कूलम ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो और एक सरफेस पर चार्ज देख सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि किसी भी जनरल टी टाइम पर, है, किसी भी जनरल टी टाइम पर इस प्लेट की, यानी इस प्लेट की आगे वाली सरफेस पर तो चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू मतलब प्लस 7 माइक्रो ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। वैसे इधर चार्ज देखना है तो इधर चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू मतलब माइनस 7 माइक्रो ई की पावर माइनस टी बाय आरसी, और बाहर वाली सरफेस पर तो ये +3 माइक्रो कूलम का +3 माइक्रो कूलम ही रहेगा। ये तो कचरे के ढाई से वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, इसका कोई महत्व नहीं है।